हाय, वेलकम बैक। मैं चंदन सर। आज हम टॉपिक पर बात करेंगे कि समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस वर्ष 9वीं से 10वीं में गए हैं। उनका यह क्लास भौतिक विज्ञान का है, जिसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? यह पूरा ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला हमारा है द्रव्य, पहला हमारा है द्रव्य, पहला हमारा है द्रव्य, द्रव्य और ऊर्जा। पूरा ब्रह्मांड का निर्माण इन्हीं दो चीज़ों से हुआ है। एक द्रव्य है और एक ऊर्जा है। द्रव्य का अर्थ यह होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, ऐसी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जिनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम मास कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं। और हमारा जो ऊर्जा होता है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होता है। अगर हम बात करें सूर्य का, तो सूर्य में द्रव्यमान नहीं होता है, अर्थात सूर्य का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। उसके प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश हम बात कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता है। अगर सूर्य के प्रकाश में द्रव्यमान होता तो सूर्य जब हमारे ऊपर, जब व्यक्तियों के ऊपर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता तो उन्हें दबाव का एहसास होता, अर्थात दबाव का महसूस होता। लेकिन प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि द्रव्य में द्रव्यमान होता है, जबकि ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होता है, जिसके कारण हमें जब सुबह में प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है तो हमें किसी दबाव का महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को अपने सिर पर या वस्तु पर, अपने सिर पर अगर किसी वस्तु को हम ले लें तो हमें दबाव का महसूस होता है, कुछ द्रव्यमान का महसूस होता है। तो हमारे ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक द्रव्य और एक ऊर्जा। तो प्रकाश जो हमारी है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अगर हम बात करें कि विद्यार्थियों से, तो विद्यार्थी कहेंगे कि सर प्रकाश तो दिख रहा है, लेकिन प्रकाश वास्तव में नहीं दिखता है। अगर हम बात करें इस समय, तो कहेंगे सर ये प्रकाश है, सब प्रकाश नहीं है। प्रकाश जिन वस्तुओं पर पड़ता है उसे हमें दिखाने का कार्य करता है। तो प्रकाश के यहाँ पर परिभाषा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं अदृश्य होता है, 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 लेकिन दूसरी वस्तुओं पर, लेकिन दूसरी वस्तुओं पर पड़ने पर, लेकिन दूसरी वस्तुओं पर पड़ने पर उसे दिखाता है, उसे दिखाता है। तो यहाँ पर हम देख लिए हैं अभी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन दूसरी वस्तुओं पर पड़ने पर उसे दिखाता है। और इसका एक डिफिनीशन होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान कहने का अर्थ है जो हमारा नेत्र है, आँख है, अगर हम प्रकाश हमारे नेत्रों पर आती है तो उसे जागृत का कार्य करता है। तो परिभाषा हम सिंपल बताएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन दूसरी वस्तुओं पर पड़ने पर उसे दिखाता है। और पहला हम, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को हम कहते हैं लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। एक्चुअली में प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत हम उन्हें कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं प्रकाश स्रोत, सोर्स।
सही से। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है हम कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरे को हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। हम दीप्त प्रकाश स्रोत को परिभाषा यह है कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप ऐसे ही अपने कापी में परिभाषा लिख लेंगे कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण जैसे सूर्य, जैसे सूर्य, जो सूर्य होता है यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। और जैसे तारे, सूर्य एक प्रकार का तारा है, तो सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य हो गया, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ये हमारे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लेकिन अदीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करके चमकती हैं। ऐसी वस्तुएं, आपको परिभाषा ऐसे ही लिखना है कापी में कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के द्वारा चमकते हैं उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे यह आपको याद करना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रमा, पूछा जाता है चंद्रमा दीप्त प्रकाश स्रोत है कि अदीप्त, तो आपको बताना है चंद्रमा अदीप्त प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा जो होता है स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, यह सूर्य के प्रकाश के द्वारा चमकता है। चंद्रमा, अगर हम बात करें जैसे कांच, हमारा कांच स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। उसके बाद हीरा, हीरा भी प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता है। जब हीरा पर प्रकाश पड़ता है तो वह चमकता है। तो हम पहला यहाँ पर जान लिए हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं अदृश्य होता है लेकिन दूसरी वस्तुओं पर पड़ने पर उसे दिखाता है। उसके बाद हम अगला हेडिंग जाने कि प्रकाश स्रोत क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत। उसके बाद हम जाने अदीप्त प्रकाश स्रोत। उसके बाद हमें जाना है प्रकाश के गुणधर्म, प्रकाश के गुणधर्म, प्रकाश के गुणधर्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश की गुणधर्म क्या है? तो जो हमारा प्रकाश होता है ये एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जब भी आप देखे होंगे तो सीधी रेखा में चलता है। तो पहला गुणधर्म हम जानेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन का अर्थ होता है चलना, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन दूसरी वस्तुओं को दिखाता है। तो प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन दूसरी वस्तुओं को दिखाता है। हम तीसरा इसका गुणधर्म जानेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर उसे पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल, बताना है आपको 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर पूछा जाए जल में प्रकाश की चाल, अगर जिससे आपसे पूछ लिया जाए जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, तो आपको बताना है जल में प्रकाश की चाल 2.5। जल में प्रकाश की चाल आपको बताना है। पूछा जाए अगर कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कांच में प्रकाश की चाल, तो आपको जल में प्रकाश की चाल बताना है। वैसे एग्जाम में जल में प्रकाश की चाल आपको बताना है 2.5 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको कांच में पूछा जाए तो बताना है 2 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपको 3, हमने प्रकाश की चाल 3 माध्यम में बता दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। उसके बाद हमें गुणधर्म जानना है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय, प्रकाश विद्युत चुंबकीय। चलो हम यहां पर लिख रहे हैं प्रकाश, यहां पर देखिए चौथा नंबर जानना है हमें कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। उसके बाद हमें जानना है कि जो हमारा प्रकाश होता है इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें जानना है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हमें जानना है, पूछा जाता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। एग्जाम में पूछा जाता है आपको बहुविकल्पी MCQs में पूछा जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आपको इतना है, एग्जाम में बस आपको गुणधर्म में 5 ही गुणधर्म लिखना है। आपको लिखना है पहला नंबर कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा नंबर बताना है प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन दूसरी वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है। तीसरा नंबर आपको लिखना है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद अगर आपको जानना है तो जल में प्रकाश की चाल 2.5 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। और किताबों में दिया रहता है कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसे हमें और लिखना है तो हम और लिख सकते हैं कि प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है।
प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है और प्रकाश में विवर्तन का गुण पाया जाता है। अगर विवर्तन का अर्थ यह होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन, जैसे अगर मान लीजिए जो हमारे पेड़ के पत्ते होते हैं, वह क्या होते हैं, पेड़ के पत्ते, जैसे हमारे पेड़ का पत्ता है, तो जो हमारे पेड़ के पत्ते होते हैं किनारों पर उनका जो सरफेस होता है, सरफेस एरिया, पृष्ठ बहुत पतला होता है। अगर उससे प्रकाश का परावर्तन हो, अगर प्रकाश का परावर्तन किसी छोटे सरफेस हो, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, उसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे अगर हमारा कोई एक कार्ड हो गया, कार्ड कहने का अर्थ कोई दफ्तर हो गया, दफ्ती जिसे हम कहते हैं, अगर दफ्ती में हम छोटा सा छिद्र कर दें यहाँ पर, और तब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत लगा दें और यहाँ पर प्रकाश जाए, अगर एक दफ्ती को प्रकाश जाए तो प्रकाश यहाँ पर उस पार नहीं जा पाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर छोटा सा छिद्र है, तो प्रकाश जब यहाँ पर से जब प्रकाश यहाँ से इस तरफ से उस तरफ जाने लगेगा, तो प्रकाश यहाँ पर जो हमारा दफ्ती दिख रहा है, दफ्ती का अर्थ होता है एक स्लेट, जैसे हमारा जो कापी होता है, कापी का जो दफ्ती होता है ऊपर का, तो उसी तरह होगा। अगर हम बीच में छोटा सा छिद्र कर दें, तो जब हमारे यहाँ पर जब प्रकाश यहाँ से हमारा निकलने लगेगा, तो प्रकाश यहाँ किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ऐसे कुछ इस प्रकार निकलेगा, और इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन आपको आगे चल के समझ आ जाएगा। तो हम इतना चीज जान लिए हैं। अब हम देखेंगे प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। अब हमें पढ़ना है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाशिक माध्यम उसे कहते हैं कि प्रकाश जिन माध्यमों में चलता है, जैसे अगर हम बात करें तो प्रकाश जल में चल सकता है, प्रकाश वायु में चल सकता है, उसे ही हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। तो हमें पढ़ना है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम का परिभाषा होता है कि प्रकाश जिन माध्यमों में गमन करता है, प्रकाश जिन माध्यमों में गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अच्छा, प्रकाशिक, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। आप यहाँ पर लिखना है प्रकाशिक। प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे हम बात करें तो प्रकाश हमारा वायु से चला जाएगा, जल से भी जा सकता है, कांच से भी जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे तरह तरह के माध्यम कि प्रकाश किन माध्यमों से जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर परिभाषा हो गया है कि प्रकाश जिन माध्यमों में गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको प्रकाशिक लिख लेना है। प्रकाशिक
प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम। और जो हमारा दूसरा होता है, दूसरा उसे हम कहते हैं पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम, इसी को हम कहते हैं अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शक पारभासक माध्यम, अल्प पारदर्शक या पारदर्शी, इसे हम पारदर्शी भी कहते हैं और पारदर्शक माध्यम भी कहते हैं। तो पारभासक माध्यम या अल्प पारदर्शी माध्यम, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। और जो हमारा तीसरा नंबर होता है, तीसरा नंबर, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? अपारदर्शी माध्यम को हम कहते हैं ऑब्क्यू मीडियम। ऑब्क्यू मीडियम। तो हम यहाँ पर जान लिए हैं कि प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। आपको साथ में लिखना है, साथ में आप लिखते जाइए और जैसे मैं साइड होऊंगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या उसे तुरंत लिख लेना। उसके बाद पारदर्शी माध्यम, जिसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। दूसरा नंबर पारभासक माध्यम और तीसरा नंबर है अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? मैं बोल रहा हूँ, आपको स्वयं लिखना है कॉपी में कि पारदर्शक माध्यम उसे कहते हैं कि ऐसा माध्यम, वे माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है। ऐसे माध्यम जिनसे प्रकाश अधिक मात्रा में निकल पाती है उन्हें हम कहते हैं पारदर्शक माध्यम। और ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश बहुत कम मात्रा में निकलता है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर अशुद्ध जल हो गया, अगर जल में हम अशुद्ध ले लें, अगर जल में हम मिट्टी मिला दें तो पूरा हमारा जल अशुद्ध हो जाएगा और उससे जो हमारा प्रकाश निकलेगा उससे प्रकाश की कम मात्रा ही निकल पाएगी, तो उसे हम कहते हैं पारभासक माध्यम। तो पारदर्शक माध्यम का आपको परिभाषा लिखना है कि ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे हम बात करें शुद्ध जल, अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो शुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल से हमारा प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाएगा। अगर हम बात करें कांच, कांच से भी हमारा प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाएगा। उसके बाद जैसे हम देखें और जैसे हम बात करें हीरा, तो हीरा से भी प्रकाश निकल जाएगा। तो ये सब हमारे जो हुए, ये सब हुए पारदर्शक माध्यम। और अगला नंबर जानना है पारभासक माध्यम। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ अगर हम कांच ले रहे हैं तो वह हो जाएगा पारदर्शक, लेकिन अगर कांच को हम घिस दें तो उसका जो पृष्ठ हो जाएगा वो खुरदुरा हो जाएगा, जिसके कारण प्रकाश का आंशिक भाग ही निकल पाएगा। तो घिसा हुआ कांच। और लेना है अशुद्ध जल, अशुद्ध जल और तेली कागज, तेली कागज। जो हमारा तेली कागज होता है उससे भी प्रकाश का आंशिक भाग ही निकल पाएगा। अगला हुआ हमारा प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम। अगला है अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम उसे कहते हैं कि ऐसा माध्यम जिनसे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है। जैसे अगर हम बात करें दीवार, अगर हम बात करें दीवार से, अगर हम बात करें दीवार, तो दीवार से प्रकाश आर पार नहीं निकल पाएगा। बात करें हम लकड़ी, तो इन वस्तुओं से प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, तो इन्हें हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। तो 3 प्रकार के हमारे माध्यम हो गए हैं, पारदर्शक माध्यम, पारभासक माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। अब हमें अगला टॉपिक जानना है। अगला टॉपिक किरण पुंज पढ़ना है।
किरण पुंज। तो ये इसे आप तुरंत लिख लीजिए पहले। अब हम देखेंगे किरण पुंज, हम देखेंगे किरण पुंज। अब हम देखेंगे किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश किरण, पहले हम देखेंगे प्रकाश किरण, जिसे हम कहते हैं लाइट रे। तो हम कहेंगे लाइट रेज। लाइट रेज का हिंदी अर्थ होता है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण हम किसे कहते हैं? प्रकाश किरण हम उसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी सीधी रेखा में चलती हैं। जैसे अगर प्रकाश हो गया, जैसे प्रकाश, अभी हम बात करेंगे प्रकाश किरण, तो पहले हम बात करें प्रकाश। जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो उसके पथ को, जैसे अगर प्रकाश हो गया, मान लीजिए ये सब प्रकाश हो गया, और बताइए ये सब प्रकाश एक सीधी रेखा में चल रही है, तो प्रकाश जब सीधी रेखा में चलती है तो उनके पथ का अर्थ होता है मार्ग। तो यहाँ पर पथ बन रहा है मार्ग, उसी मार्ग को हम कहते हैं प्रकाश किरण। तो इसका जो होता है परिभाषा होता है कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो उसके माध्यम को उसके मार्ग, हम देखेंगे मार्ग, तो उसके मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। तो उसके मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। मार्ग का अर्थ पथ, मार्ग का अर्थ होता है पथ। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पथ। अब हम जानेंगे प्रकाश किरण पुंज। अब अगर यह किरण जो प्रकाश हो गया, अगर प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश एक ही जाएगा, प्रकाश ऐसे बहुत सारे जाएंगे, और जो इनका यह पथ बन रहा है इसे हम कहेंगे प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण अब एक नहीं होंगे, प्रकाश किरण बहुत होंगे। तो प्रकाश किरणों के समूह को हम जानेंगे कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो हमें यहाँ जानना है प्रकाश किरण पुंज। अगला हेडिंग हमें जानना है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज जिसे हम कहते हैं बीम। बीम का अर्थ होता है पुंज, तो हम इसे कहेंगे लाइट रेज बीम। लाइट रेज बीम, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट रेज बीम, प्रकाश किरण पुंज। परिभाषा आपको लिखना है कि जब प्रकाश की किरणें समूहों के रूप में चलती हैं, जब प्रकाश की किरणें समूहों के रूप में चलती हैं तो उसे हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की अनेक किरणें समूहों के रूप में चलती हैं तो उसे हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है। जो पहला होता है उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। जो दूसरा हमारा होता है उसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और जो हमें तीसरा पढ़ना है यह है हमारा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। आप यहाँ पर लाइट पढ़ रहा है, आप इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। आपको अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर लाइट पढ़ रहा है लाइट, तो हम देखेंगे यहाँ पर तीसरा नंबर, यहाँ पर देख लीजिए तीसरा समांतर किरण पुंज।
समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? इसे हम कहते हैं इंग्लिश में कन्वर्जेंट। इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। बीम का अर्थ होता है पुंज, तो आपको लिखना है कन्वर्जेंट लाइट रे बीम। आपको लिख लेना है कन्वर्जेंट लाइट रे बीम। उसके बाद यह जानना है, इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट लाइट रे बीम। आपको लिख लेना है स्वयं से लाइट रे बीम। उसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर है समांतर किरण पुंज, इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइट रे बीम। तो हम देखेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जब प्रकाश की अनेक किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिले। जैसे हम अगर बात करें, जब प्रकाश की किरणें अनेक बिंदुओं से आकर या अनेक स्थानों से आकर, जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें, चित्र में देखें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रकाश की किरणें इधर से जाकर, देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरणें इधर से आकर किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं। जब प्रकाश की किरणें अनेक बिंदुओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिले तो उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और जो हमारा अपसारी किरण पुंज होता है, इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से निकले, जैसे हमारा टार्च में ऐसे ही होता है। जो टार्च में होता है उसमें क्या होता है, उसमें किसी एक बिंदु से निकलते हैं प्रकाश, तो उसे हम कहते हैं अपसारी। इसे आपको परिभाषा क्या लिखना है, आपको लिख लेना है कि जब प्रकाश की किरणें अनेक बिंदुओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें आपको लिखना है जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर विसरित होने का कार्य करती है, अर्थात फैलती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलने का कार्य करती हैं तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला है हमारा जो समांतर किरण पुंज। तो आपको यहाँ पर पॉज करके रोक कर आपको तुरंत लिख लेना है इसे। तो अगला नंबर है हमारा समांतर किरण पुंज। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो उन्हें हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सब प्रकाश की किरण है और बताइए एक दूसरे के समांतर, ये सब एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। जब एक दूसरे के समांतर चलेंगे तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। आपको परिभाषा लिखना है कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो उन्हें हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आपको इतना ही आपको लिख लेना है। और इसे अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, और इसे आप अगली वीडियो में देखेंगे। आप पार्ट 2 में देखेंगे प्रकाश का परावर्तन।